मेरा नाम एमिलिया है। कभी कभी मुझे याद करने में कठिनाई होती है कि सब कुछ होने से पहले मैं कौन थी। इससे पहले कि झूठ मेरे जीवन में एक ऐसे मौन विष की तरह प्रवेश करे जिसे मैंने तब तक नहीं महसूस किया जब तक बहुत देर न हो जाए। मैं युवा, आशाओं से भरी टॉमस नामक एक आदमी से शादी की। उसकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर देती थी और उसकी आवाज मेरे सभी डरों को शांत कर देती थी। कई वर्षों तक मैंने विश्वास किया कि मैं एक सच्ची प्रेम कहानी जी रही थी। मैंने सोचा कि हम कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करते थे, या कम से कम यही मैं देखना चाहती थी। जब टॉमस को दुर्घटना हुई तो मेरी दुनिया धीरे धीरे टूट गई। मुझे एक दोपहर फोन आया जिसमें बताया गया कि वह काम पर गिर गया था और उसके पैर कभी भी सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे। मुझे याद है कि मैं डर से भरे दिल से अस्पताल भागी थी। उसे पीला और मंद नज़र के साथ देखकर मुझे लगा कि मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उस क्षण से मेरी भूमिका बदल गई। मैं उसकी देखभाल करने वाली, साथी और अटूट समर्थन बन गई। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मैंने अपनी परियोजनाओं, यात्राओं और उज्ज्वल भविष्य के सपनों को छोड़ दिया ताकि उसे सहारा दे सकूं। हर दिन मैं जल्दी उठती थी, उसका नाश्ता तैयार करती थी, घर साफ करती थी और उसके तथाकथित बीमार शरीर की जरूरतों को पूरा करती थी। कोई शिकायत या शिकवा नहीं था, बस एक गहरा प्रेम जिसे मैं अटूट मानती थी। 10 साल तक मैं उसके कल्याण के लिए समर्पित रही। टॉमस कहता था कि वह काम नहीं कर सकता, दर्द उसे हरा देता है, उसकी गतिशीलता और भी सीमित होती जा रही है। मैंने विश्वास किया, मैंने कभी संदेह नहीं किया। जब पैसा कम होने लगा तो मैंने परिवार के गहने बेच दिए। मैंने अतिरिक्त पालियों में काम किया और अस्थायी नौकरियां खोजीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। वह मेरा परिवार था, मेरा जीवन था। मेरी सबसे करीबी दोस्त कैरोलिना थी। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हम साथ बड़े हुए, रहे साझा किए, उसी मोहल्ले की पटरियों पर रोए और हंसे जहां हम पले बड़े थे। कैरोलिना शुरुआती कठिन वर्षों में एक बड़ा सहारा थी। वह हमेशा मुझे खरीदारी में मदद करने के लिए तैयार रहती थी। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी या काम करती थी तो कुछ घंटों के लिए टॉमस की देखभाल करती थी। मैं उसे बहन की तरह प्यार करती थी। वह मेरी दुनिया का हिस्सा थी, एक ऐसी उपस्थिति जो मुझे सांत्वना देती थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह वही होगी जो मेरी पीठ में छुरा इतनी जोर से घोंपेगी कि मुझसे आखिरी भ्रम भी छीन लेगी। इन सभी वर्षों के दौरान टॉमस अक्सर मुझसे पैसे मांगता था। कभी कभी छोटी रकम होती थी, कभी कभी दवाओं, तथाकथित पुनर्वास उपचार या घर की मरम्मत के लिए बड़ी रकम होती थी। मैं उसे बिना किसी सवाल के सब कुछ देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह पहले से अधिक कष्ट झेले। मैं उस पर किसी भी व्यक्ति से अधिक भरोसा करती थी। अगर वह कहता था कि उसे किसी चीज की जरूरत है तो मैं उसका इंतजाम करती थी। कभी कभी मुझे अजीब लगता था कि वह डॉक्टरों के पास नहीं जाता था या विशेषज्ञों के दौरे से इनकार करता था, लेकिन मुझे कभी संदेह नहीं हुआ। मैं उसकी हिचकिचाहट को उसकी स्थिति की शर्म, निर्भरता महसूस करने के दुख के कारण मानती थी। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, एकरस और भारी, जैसे एक अंतहीन सर्दी, जब तक कि एक दिन, लगभग दुर्घटनावश, मैंने एक ऐसी सच्चाई की खोज नहीं की जिसने मुझे पूरी तरह से उस दुनिया से बाहर निकाल दिया जिसमें मैं रहती थी। मुझे याद है वह धुंधली सुबह, दीवारों पर चिपकी नमी के साथ। मैं कुछ काम निपटाने के लिए बाहर गई और अपना पर्स भूल गई। मैं चुपचाप घर लौटी और फिर मैंने उन्हें देखा। दृश्य इतना क्रूर, इतना अप्रत्याशित था कि मैं पक्षाघात हो गई। टॉमस खड़ा था। वह पूरी तरह से सामान्य रूप से चल रहा था। वह न केवल चल रहा था, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कैरोलिना को गले लगाते हुए हंस रहा था, एक ऐसे अंतरंग तरीके से जो निर्दोष होने के लिए बहुत अधिक था। मैं हिल नहीं सकी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खुलती लगी। मेरे चारों ओर सब कुछ घूम रहा था, लेकिन मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। मैंने उनका सामना नहीं किया। मैंने चिल्लाया नहीं, कोई बवाल नहीं किया। मैं चुपचाप पीछे हट गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह मेरी छाती को फाड़ देगा। उस रात मैं सोई नहीं।
मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खुद को खाली होने तक रोई। ऐसा लगा जैसे मैं मर गई हूँ, जैसे वह औरत जो मैं एक दिन थी, झूठ पर बनी एक जिंदगी के मलबे के नीचे दफन हो गई हो। मेरे विचारों को व्यवस्थित करने में कई दिन लग गए। मैंने खाते, बिल, दस्तावेज फिर से देखे। बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ते हुए मैंने पाया कि टॉमस न केवल अपंग नहीं था, बल्कि इन 10 वर्षों के दौरान उसने कैरोलिना के साथ एक समानांतर जीवन भी बिताया था। उनके 2 बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे, उनके विश्वासघात के फल। मैं, जिसने माँ बनने की इतनी इच्छा की थी और कभी बच्चे नहीं हो सके, खुद को एक ऐसे आदमी की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया था जिसने वास्तव में मेरी पीठ के पीछे एक दूसरा परिवार बनाया था। कैरोलिना, वही जो मुझे सांत्वना देती थी, जो मुझे गले लगाती थी जब मैं रोती थी, पूरे समय उसकी प्रेमिका रही थी। न केवल यह, जब मैंने उसका सामना किया तो उसने पश्चाताप नहीं दिखाया। उसने कहा कि गलती मेरी थी, कि टॉमस को पिता बनना था, कि मैं उसे बच्चे नहीं दे सकती थी, कि यह स्वाभाविक था कि वह किसी और को ढूंढे। उसकी दया का अभाव मुझे किसी भी धोखे से अधिक कठोरता से प्रभावित करता था। उन्होंने न केवल मेरे पति को चुराया, बल्कि मेरे वर्षों, मेरी गरिमा, मेरे विश्वास को भी चुरा लिया। इस खुलासे के बाद मैंने दोनों में से किसी से भी बात नहीं की। मैं और नहीं रोई। मेरे अंदर कुछ बुझ गया, जैसे मैं पत्थर में बदल गई हूँ। मैंने जो पहली चीज की वह थी पैसे के प्रवाह को काटना। अब और बलिदान नहीं होंगे, अब और अपमान नहीं होंगे। मैंने एक वकील किराए पर लिया और तलाक शुरू किया। मैं ऐसा नहीं होने देती। अदालत में मैंने उन 10 वर्षों में उसे दिए गए हर पैसे की वापसी की मांग की। मैंने सब कुछ दस्तावेजीकृत किया। बिल, ट्रांसफर, रसीदें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रक्रिया कितनी महंगी थी। मैं हार नहीं मानने वाली थी। मुकदमा लंबा और दर्दनाक था। टॉमस को कमरे में मेरे सामने बैठे देखना, अभी भी कुछ कमजोरी का नाटक करते हुए, मुझे घृणा होती थी। उसके वकील ने उसे पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए थे। डॉक्टर, गवाह, यहाँ तक कि वीडियो भी जहाँ उसे चलते हुए देखा गया था। जो भी झूठ वे कायम रखने की कोशिश करते थे वह ताश के महल की तरह ढह जाता था। फैसला स्पष्ट था। टॉमस को मुझे पैसे लौटाने होंगे। उसे मुझे धोखे और नैतिक नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। मैं कभी नहीं भूलूंगी जब जज ने फैसला सुनाया तो उसके चेहरे का भाव, नहीं वह शीतलता जिसके साथ कैरोलिना ने उसे गले लगाया, जैसे कि वे सब कुछ खो चुके न हों। तलाक के बाद मैं खुद को खाली महसूस करती थी। महीनों तक मैं एक भूत की तरह घर में घूमती रही। मेरी रातें लंबी, अंतहीन थीं, यादों से भरी जो मेरी आत्मा को काटती थीं। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे पुरुष छद्मवेश में भेड़िए लगते थे, सभी सबसे बुरे विश्वासघात करने में सक्षम। मैं और रिश्ते नहीं चाहती थी, और वादे नहीं चाहती थी, लेकिन इस अंधेरे के भीतर एक चिंगारी उभरी। मैं हमेशा माँ बनना चाहती थी। मैं दर्द के आधार पर केवल जीवित नहीं रह सकती थी। मैंने गोद लेने की प्रक्रिया शुरू की। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, कागजी कार्रवाई, साक्षात्कार, मूल्यांकन से भरी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। यह मेरा नया लक्ष्य था, मेरा पुनर्निर्माण का नया तरीका। जब आखिरकार मुझे यह कहने के लिए बुलाया गया कि एक शिशु मेरा इंतजार कर रहा है, तो मुझे लगा कि मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा है। वह एक छोटी लड़की थी, नाजुक, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जीवन से भरी। मैंने उसे अप्रैल नाम दिया क्योंकि वह मेरे जीवन में एक अनंत प्रतीत होने वाली सर्दी के बाद एक वसंत की तरह आई थी। घर में अप्रैल के 7 पहले दिन अजीब थे। मैं खुद को अनाड़ी, असुरक्षित महसूस करती थी, जैसे कि मेरी उपस्थिति कुछ इतना नाजुक तोड़ सकती है। मैं रातों उसके पालने के बगल में बैठी रहती थी, उसकी शांत सांसें सुनती थी, अपने गले में एक गांठ महसूस करती थी जो खुलती नहीं थी। यह डर नहीं था, यह अपार प्यार और इस बात का आतंक था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, कि मैं विफल हो जाऊंगी, कि मैं उसे एक ऐसी दुनिया से नहीं बचा पाऊंगी जिसने पहले ही मेरे साथ क्रूरता दिखाई थी। लेकिन हर बार जब उसके छोटे हाथ मेरी एक उंगली के चारों ओर बंद होते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ फिर से बन रहा है। सब कुछ खो नहीं गया था।
मैं अभी भी किसी के लिए एक घर हो सकती थी। अप्रैल मेरी बाहों में बड़ी हुई। उसकी हंसी वह आवाज थी जिसने मुझे मेरी आत्मा वापस दी। उसकी हर उपलब्धि, हर नया शब्द, घर के गलियारे में हर अनिश्चित कदम मेरे द्वारा अनुभव किए गए सभी दर्द, सभी विश्वासघात, सभी नुकसान के खिलाफ एक मौन जीत थी। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं उसके लिए आभारी होकर न जागती। एक भी पल ऐसा नहीं था जब मैं सब कुछ पीछे छोड़ने का पछतावा करती। अगर उस तक पहुंचने की कीमत त्याग और विश्वासघात थी, तो यह सब इसके लायक था। मैं उसे जो कुछ भी दे सकती थी उसे देने के लिए प्रयास करती थी। हम अमीर नहीं थे, लेकिन अप्रैल को कभी प्यार की कमी नहीं हुई, कभी गर्म भोजन या सोने से पहले गले लगाने की कमी नहीं हुई। मैंने उसके कमरे को सितारों से सजाया जो अंधेरे में चमकते थे। हर रात मैं उसे कहानियां सुनाती थी, ड्रैगन और बहादुर लड़कियों की दुनिया जिन्हें खुश रहने के लिए राजकुमारों की आवश्यकता नहीं थी। मैंने चोटियां बनाना सीखा, स्कूल की पार्टियों के लिए पोशाकें सिलना, तकियों के किले बनाना जो अजय किले थे। उसकी हर मुस्कान मेरे अंदर एक घाव था जो बंद हो रहा था। इस बीच टॉमस और कैरोलिना एक बुरी याद की तरह पीछे छूट गए। मैंने उनके बारे में और नहीं जाना और नहीं जानना चाहा। किसी ने मुझे एक बार टिप्पणी की कि उनका रिश्ता नहीं चला, कि टॉमस ने कैरोलिना को भी धोखा दिया जैसे उसने मुझे दिया था। मुझे परवाह नहीं थी। उस समय तक वे मेरी कहानी का हिस्सा नहीं थे, मेरे दिल में जगह नहीं रखते थे। वे मेरे विचार के एक सेकंड के लायक नहीं थे। मैं पहले ही एक अलग रास्ते पर थी, एक ऐसा जहां विश्वासघात की कोई जगह नहीं थी। साल तेजी से बीते। अप्रैल एक जिज्ञासु, चमकदार, ऊर्जा से भरपूर लड़की बन गई। उसे पेंटिंग पसंद थी। उसके चित्र घर की दीवारों को असंभव रंगों से भर देते थे, ऐसी सपनों की दुनिया से जहां सब कुछ संभव था। मैं उसे हर चीज में प्रोत्साहित करती थी। मैं चाहती थी कि वह जाने कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण है, कि उसके सपने इसके लायक है, कि वह कभी किसी को अपने आप को छोटा या अपर्याप्त महसूस न कराए, जैसा मेरे साथ हुआ था। कभी कभी जब मैं उसे अपने पुराने टेडी बियर को गले लगाकर सोते देखती थी, तो मुझे एक अघोषित उदासी घेर लेती थी। मैं जानती थी कि मैं कभी भी किसी आदमी पर इतना भरोसा नहीं कर पाऊंगी जितना मैंने एक बार किया था। मेरा दिल ऐसे तरीके से बंद हो गया था जिसे मैं खोल नहीं सकती थी। कुछ दोस्त मुझे बाहर जाने, लोगों से मिलने, अपना भावनात्मक जीवन फिर से बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मैं विनम्रता से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से जानती थी कि यह मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अप्रैल के जीवन में प्रवेश करे और फिर उसे चोट पहुंचाए। मैं अपनी जागरूक अकेलेपन को एक ऐसी कंपनी से बेहतर मानती थी जो दर्द का एक और स्रोत बन सकती थी। इस प्रकार मेरी दुनिया उस तक और मुझ तक सिमट गई, और हमें और किसी की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे के लिए पर्याप्त थे। हम साथ में पार्क जाते थे, अचानक पिकनिक करते थे, सोफे पर पुरानी फिल्में देखते हुए सांस लेने तक हंसते थे। उसके साथ हर छोटा क्षण एक मरहम था। हर छोटा कार्य एक अनुस्मारक था कि सच्चा प्यार मौजूद था, न कि खोखले वादों में, नहीं सुंदर शब्दों में, बल्कि दिन प्रतिदिन के सरल कार्यों में। मुझे याद है कि एक बार जब अप्रैल 6 साल की थी, तो वह स्कूल से एक कार्डबोर्ड का कार्ड लाई जिस पर लिखा था, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। यह कोई विशेष तिथि नहीं थी, यह मातृ दिवस नहीं था, बस उसने ऐसे ही बनाया था। वह अपनी पतली बाहों से मुझे गले लगाई और कहा कि वह मुझे सितारों से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं उस रात रोई, दुख से नहीं, बल्कि इतनी गहरी कृतज्ञता से कि मुझे लगा कि मेरा सीना इसे समाहित करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। समय के साथ मैंने पीछे न देखना सीखा। अतीत एक छाया था, एक निशान। यह वहां था, लेकिन अब मुझे परिभाषित नहीं करता था। जो मुझे अब परिभाषित करता था वह था अप्रैल की माँ होना, उसका आश्रय, उसकी जड़ होना। मुझे और नहीं चाहिए था, और नहीं चाहता था। मैंने उसमें वह सारी खुशी पाली थी जिसे मैंने एक दिन हमेशा के लिए खो दिया माना था। मैंने उसे कभी टॉमस के बारे में नहीं बताया। उसके जीवन में मेरी कहानी का अंधेरा लाने का कोई मतलब नहीं था। अप्रैल के लिए मैं उसका एकमात्र परिवार था, और यह पर्याप्त था। जिन रातों में पुराने भूत मुझसे मिलने आते थे,
मैं उसकी सोती हुई छवि से चिपक जाती थी, इतनी शांत, इतनी संभावनाओं से भरी, और मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसकी मासूमियत की रक्षा के लिए जो भी संभव होगा करूंगी, ताकि उसे कभी सबसे बुरे तरीके से यह सीखना न पड़े कि कभी कभी प्यार एक जाल हो सकता है। मुकदमे में मिले पैसों से मुझे एक शांत इलाके में एक छोटा सा, मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि इस सारे दर्द के बिना शायद वह कभी मेरी बाहों में न आती। यही तरीका था जिससे मैंने अपना जीवन फिर से बनाया, पूर्ण नहीं, निशान के बिना नहीं, लेकिन वास्तविक, प्रामाणिक, पूरी तरह से जिया हुआ। मैं एक कड़वी औरत नहीं बनी जैसा कि कई लोगों ने उम्मीद की थी। मैंने रंजिश को मुझे खा जाने नहीं दिया। मेरा बदला सरल था, खुश रहना, स्वतंत्र रहना, अपने आप में पूर्ण रहना। मैंने सीखा कि किसी पर अंधविश्वास करना मुझे बर्बाद कर सकता है, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण विश्वास वह था जो मुझे अपने आप पर होना चाहिए था, और वास्तव में यही महत्वपूर्ण था। समय मेरे हाथों से रेत की तरफ फिसलता प्रतीत होता था। अब्रिल अस्तव्यस्त चोटियों और खरोंचे घुटनों वाली एक छोटी लड़की से एक शांत और अवलोकनकारी किशोरी बन गई, जिसमें मिठास और विद्रोह का वह मिश्रण था जो उन लोगों में होता है जो अभी तक ठीक से नहीं जानते कि वे कौन हैं, लेकिन अंदाजा लगाते हैं कि वे सब कुछ हो सकते हैं। मैं उसे गर्व और भय के मिश्रण के साथ बड़े होते देखती थी, यह जानते हुए कि जल्द या बाद में मुझे उसे थोड़ा छोड़ना होगा, उसे अपना जीवन जीने के लिए, गलतियां करने के लिए, स्वयं दुनिया की खोज करने के लिए जगह देनी होगी। इन बदलावों और असहज चुप्पियों के वर्षों के दौरान मेरी भूमिका उसे हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करने की तुलना में दूर से उसका साथ देने की थी। जब वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती थी तो मैं जिद नहीं करती थी। जब वह देर से आती तो मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछती थी। जब वह गलत होती तो मैं न्याय नहीं करती थी। मैं एक प्रकाश स्तंभ बनने की कोशिश करती थी, न कि एक जंजीर। मैं जानती थी कि कभी न कभी उसे उन निराशाओं का सामना करना होगा जिन्हें मैं भी जानती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि वह वहां तक पहुंचे जहां उसमें इतनी ताकत हो कि अगर वह गिरे तो खुद उठ सके। हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहा, हालांकि कभी कभी उसमें शब्दों से ज्यादा मौन बुना होता था। अन्य माताओं के विपरीत जो अपने बच्चों की तस्वीरों और कहानियों से सोशल मीडिया भर देती थीं, मैं हर छोटे पल को एक निजी खजाने के रूप में संजोती थी। मुझे इसे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसे जीना, इसे याद रखना मेरे लिए पर्याप्त था। इसके साथ साथ मेरा जीवन अपनी सरल और व्यवस्थित गति से चलता रहा। मैंने कभी नए साथी की तलाश नहीं की। कभी कभी कोई जानकार, कोई अच्छे इरादे वाला पड़ोसी मुझे किसी से मिलाने का सुझाव देता था। मैं मुस्कुराती, धन्यवाद देती, लेकिन मौका नहीं देती थी। मैंने अपने ही साथ की शांति को पहचानना सीख लिया। मैंने शांत सुबह, रसोई में उबलती कॉफी की आवाज, बारिश के खिड़कियों पर पड़ने के दौरान चुपचाप एक किताब पढ़ने के आनंद को महत्व देना सीख लिया। बेशक नॉस्टैल्जिया के क्षण थे, ऐसे क्षण जब शरीर एक गले लगाने, दिन के अंत में साझा की गई बातचीत के लिए तरसता था, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं थे कि मुझे वह भुला दे जो मैंने जिया था। मैं पूरी तरह से किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं कि मुझे लगता था कि सभी लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि मेरा घाव अभी भी वहां था, हालांकि अब वह खून नहीं बहा रहा था। यह एक निशान था जो मुझे याद दिलाता था कि विश्वास एक विलासिता थी जिसे आसानी से नहीं दे सकती थी। अब्रिल जैसे जैसे बड़ी होती गई, सहज रूप से इसे समझती प्रतीत होती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मेरा कोई साथी क्यों नहीं है। उसने कभी मुझे किसी को ढूंढने के लिए दबाव नहीं दिया। हम एक दूसरे के लिए पर्याप्त थे। वह अभी भी बनाए जाने वाले सपनों की दुनिया के साथ, और मैं खंडहरों से पुनर्निर्मित अपनी दुनिया के साथ। जब अब्रिल 17 साल की हुई, तो उसने मुझसे अपने कक्षा के साथियों के साथ एक गर्मियों के शिविर में जाने की अनुमति मांगी। मेरी पहली प्रतिक्रिया इनकार करने की थी। डर, यह पुराना दुश्मन, हिंसा के साथ मुझ पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने खुद को गहरी सांस लेने, यह याद रखने के लिए मजबूर किया कि मैं उसे सुरक्षा के पिंजरे में बंद करके नहीं पाल सकती थी। मैंने हाँ कहा। मैंने उसे उत्साह और चिंता के मिश्रण के साथ अपना सामान पैक करते देखा। मैंने उसके लिए एक नई टॉर्च खरीदी, घर का बना नाश्ता तैयार किया, उसकी जेब में एक पर्ची छिपाई जिसमें बस लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
चाहे जो भी हो। प्रेम और लचीलेपन की यात्रा। उसके बिना दिन खाली और अंतहीन थे। मैं अपने आप को उसके खाली कमरे को देखते हुए पाती थी जैसे कोई खुले घाव को देखता है। यह निर्भरता नहीं थी, बल्कि अपने सबसे शुद्ध रूप में मातृप्रेम था। उस प्रकार का प्रेम जो दर्द देता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका मिशन अपने बच्चे को दूर उड़ने के लिए तैयार करना है। जब वह तांबी त्वचा और आंखों में एक नई चमक के साथ लौटी, तो मैंने महसूस किया कि एक चक्र पूरा हो गया था। वह अब एक बच्ची नहीं थी, बल्कि अनुभवों के लिए प्यासी एक युवती थी। हालांकि मेरा एक हिस्सा बचपन के अंत पर शोक मनाता था, दूसरा हिस्सा गर्व महसूस करता था कि मैंने उसे मजबूत जड़ें प्रदान की थी ताकि वह अब अपने पंख खोल सके। जीवन अपनी गति से चला। अब्रिल ने अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल पूरा किया और ललित कला का अध्ययन करने का फैसला किया। यह वित्तीय रूप से सबसे सुरक्षित करियर नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी बाधाएं नहीं डालीं। मैंने उसे अपने जुनून का पालन करने, अपनी आंतरिक आवाज के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने आप से विश्वासघात करने की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह दूसरे शहर में एक विश्वविद्यालय आवास में चली गई। पहले दिन जब मैंने उसे उस छोटे सफेद कमरे में स्थापित होने में मदद की, जिसमें व्यक्तिगत फर्नीचर और एक खिड़की थी जो एक आंतरिक आंगन की ओर खुलती थी, मैंने अपना दिल टूटते महसूस किया, लेकिन मैं मुस्कुराई। मैंने उसे रोते नहीं देखने दिया। यह एक अंतिम अलविदा नहीं था, बस उसकी यात्रा में अगला कदम था। अगले दिन अजीब थे। एक शांत घर में अर्थ पाना मुश्किल था। कभी कभी मैं आदतवश मेज पर 2 प्लेटें रखती थी। कभी कभार मैं घर के कोनों में उसकी हंसी सुनती थी, लेकिन मैं दुख में नहीं डूबी। मैंने खुद को एक नई दिनचर्या बनाने, छोटे छोटे विवरणों में खुशी ढूंढने के लिए मजबूर किया। मैंने बागवानी कोर्स में दाखिला लिया। मैं अधिक चलने लगा, उस पार्क को जानने लगा जो हमेशा से मेरे घर के पास था, लेकिन जिसकी कभी वास्तव में खोज नहीं की थी। अप्रैल के साथ मेरा रिश्ता मजबूत बना रहा। हम अक्सर बात करते थे। वह लंबे अवकाश के दौरान मुझसे मिलने आती थी। हर बार जब वह अपने बैकपैक के साथ दरवाजे से आती और मुझे जोर से गले लगाती, मुझे लगता था कि सब कुछ सार्थक था। मैंने वह हासिल किया था जो कई लोग हासिल नहीं कर पाते, एक स्वतंत्र, मजबूत और आत्मजागरूक व्यक्ति का निर्माण। इस बीच अतीत से एक दूर की प्रतिध्वनि के अलावा कुछ नहीं बचा था। टॉमस और कैरोलिना अब मेरे लिए मौजूद नहीं थे। मुझे नहीं पता कि उनके जीवन के साथ क्या हुआ, नहीं मुझे इसमें दिलचस्पी है। कभी कभी जब मैं पुराने पड़ोस के किसी व्यक्ति से मिलता था जो मुझे उनके बारे में अपडेट करना चाहता था, मैं विनम्रता से विषय बदल देता था। मेरे जीवन में अब यह अध्याय शामिल नहीं था। हाँ, यह दर्दनाक था, लेकिन आवश्यक भी था। उस विश्वासघात के बिना मैं आज जो हूँ वह बनने की ताकत नहीं पाता। उस पतन के बिना मैं अपने जीवन के सबसे शुद्ध और सच्चे प्यार, अपनी बेटी के लिए प्यार को नहीं जान पाता। पुरुषों पर विश्वास अभी भी ऐसी चीज थी जिसे वापस नहीं पा सकता था। मैं कभी डेटिंग पर नहीं गया। मैंने कभी किसी को उस अंतरंग स्थान में प्रवेश नहीं करने दिया जो अब केवल मेरा और अप्रैल का था। नफरत या कड़वाहट के कारण नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय के कारण कि अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में नहीं रखूंगा। इस तरह धीरे धीरे मैंने एक शांत जीवन का निर्माण किया, पूर्ण नहीं, हमेशा खुश नहीं, लेकिन प्रामाणिक। एक ऐसा जीवन जहां अप्रैल की हर मुस्कान, उसकी हर उपलब्धि, चुपचाप साझा किए गए हर साधारण शाम मेरी आत्मा को भरने के लिए पर्याप्त थी। और उन रातों में जब अकेलापन अधिक तीव्र हो जाता था, जब चुप्पी सामान्य से अधिक भारी लगती थी, मैं अपने कमरे की खिड़की से तारों को देखता था और सोचता था कि किसी तरह मैंने एक अविनाशी घर का निर्माण करने में सफलता पाई थी। वह घर नहीं जिसका मैंने युवा होने पर सपना देखा था, बल्कि वह घर जिसकी मेरी आत्मा को ठीक होने के लिए आवश्यकता थी। अप्रैल ने सम्मान के साथ अपनी डिग्री पूरी की। मुझे उसके स्नातक होने का दिन अपने जीवन के सबसे तीव्र दिनों में से एक के रूप में याद है। मैं अपने दिल में दबाव के साथ उसके विश्वविद्यालय तक यात्रा किया। मेरे बैग में छोटे छोटे उपहारों का एक बॉक्स था, हमारे साथ जीवन के प्रतीकात्मक यादें। जब वह 5 साल की थी तब हमारी एक तस्वीर,
उसके द्वारा दूसरी कक्षा में मेरे लिए लिखा गया एक नोट और एक पत्ती के आकार का एक छोटा पेंडेंट जो प्रतिनिधित्व करता था कि हम क्या थे, जड़ और शाखा। मैं भीड़ के बीच माता पिता के साथ बैठा, मेरे गले में भावना उठते हुए। और जब मैंने उसे अपने डिप्लोमा के साथ मंच पर जाते देखा, मुझे पता था कि सब कुछ सार्थक था। त्याग, डर, कठिन निर्णय, सब कुछ उस पूर्णता के क्षण में उचित ठहराया गया था। समारोह के बाद हम रात के खाने के लिए गए। वह अपनी योजनाओं, चित्रण में मास्टर्स डिग्री करने की अपनी इच्छा, यूरोप यात्रा करने के अपने सपने, छोटी गैलरियों में प्रदर्शन करने, अपनी कला से जीने के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। मैं बस उसे सुनता था, उसकी ऊर्जा को उस सादे रेस्तरां को प्रकाशित करने देता था जहां हमने एक पिज्जा और 2 गिलास वाइन साझा की। अप्रैल में प्रकाश था, हमेशा से था, जब से मैंने उसे एक शिशु के रूप में अपनी बाहों में लिया था, लेकिन अब वह अपनी शक्ति से चमक रही थी। उसने मेरे साथ रहने के लिए वापस न आने का फैसला किया, हालांकि वह जब भी संभव होता मुझसे मिलने आती थी। उसने शहर के केंद्र में 2 अन्य लड़कियों के साथ एक छोटा सा साझा स्टूडियो पाया। उसने मुझे जगह की तस्वीरें दिखाईं, नमी के धब्बों वाली दीवारें, घिसे हुए फर्नीचर, एक छोटा सा रसोई घर, लेकिन वह खुश थी। यह उसका स्थान था, उसकी स्वतंत्रता का कोना। मैं और अधिक नहीं मांग सकता था। कभी कभी उसे इतना युवा, इतना आशा से भरा देखकर मुझे डर लगता था कि दुनिया उसे वैसे ही चोट पहुंचाएगी जैसे मुझे पहुंचाई थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता था, बस हर बार जब हम मिलते थे उसे थोड़ा और मजबूती से गले लगाता था। प्यार यह भी जानना है कि कब चुप रहना है, यह विश्वास करना है कि हालांकि रास्ता कठिन है, वह जानेगी कि कैसे उठना है, क्योंकि मैंने उसे इसके लिए पाला है, दर्द से बचने के लिए नहीं, बल्कि उसे सिखाने के लिए कि आगे बढ़ना संभव है। जबकि वह अपना जीवन बना रही थी, मैं अपना जारी रखा, अपने पौधों, अपनी किताबों, अपनी अच्छी तरह से चुनी गई चुप्पी के साथ। अपार्टमेंट शांति का स्थान बन गया था। मुझे वहां रहना पसंद था। मुझे सरल दिनचर्या पसंद थी, नाश्ता तैयार करना, प्रिंट किया हुआ अखबार पढ़ना, दोपहर में मधुर संगीत सुनना, छोटे कंबल सिलना जिन्हें बाद में आश्रय घरों को दान कर देता था। मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं थी। मैंने एक ऐसी शांति पाई थी जिसे मैंने वर्षों तक अप्राप्य मानता था। एक शरद ऋतु के दिन, जब मैं कुछ पुराने कागजात व्यवस्थित कर रहा था, मुझे अलमारी के तल में एक बॉक्स मिला। यह उन बक्सों में से एक था जिन्हें हम बिना सोचे समझे रखते हैं, जहां जीवन के ऐसे टुकड़े जमा होते हैं जिनका हम अब उपयोग नहीं करते, लेकिन त्यागते भी नहीं है। मैंने सहज रूप से इसे खोला, यह नहीं जानते हुए कि मैं क्या खोज रहा था। और वहां, पीले पड़े पत्रों, पुरानी रसीदों और धुंधली तस्वीरों के बीच, एक पत्र दिखाई दिया जो टॉमस ने हमारी शादी के कुछ समय बाद मुझे लिखा था। यह प्यार का पत्र था, वादों का, ख्वाबों का, एक ऐसा पत्र जिसमें वह साथ भरने, हाथ में हाथ डालकर बूढ़े होने, बच्चों से भरे घर होने की बात करता था। मैंने चुपचाप पढ़ा। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख नहीं हुआ, बस उस औरत के लिए एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई जो मैं थी, उस भ्रमित एमिलिया के लिए जो अभी तक नहीं जानती थी कि यह सब एक भ्रम था। मैंने अपने आप को फिर से पत्र रखने की अनुमति दी, खोए हुए प्यार के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में कि मैं झूठ से बच गई थी, कि मैं अभी भी जीवित थी, खड़ी थी, पहले से कहीं अधिक मजबूत। उस वर्ष मुझे सामुदायिक केंद्र में समन्वय का पद दिया गया जहां स्वयंसेवक के रूप में मदद करता था। यह एक सादा काम था, लेकिन मुझे पूरा करता था। मैं बुजुर्ग महिलाओं के लिए पढ़ने, बुनाई, लेखन की कार्यशालाएं आयोजित करता था। वहां, साझा कहानियों के बीच, मैंने समझा कि मेरा दर्द अकेला नहीं था। कई लोगों ने विश्वासघात, नुकसान, समान नरकों से गुजरे थे। हम लचीलेपन के अदृश्य धागों से बुनी एक तरह की मौन जनजाति बन गए। मैंने बिना फैसला किए सुनना सीखा, बिना थोपे साझा करना सीखा। मैंने टेरेसा नाम की एक महिला से दोस्ती की, जो वर्षों से विधवा थी, जिसकी एक बेटी थी जो दूसरे देश में रहती थी। हम बिना ज्यादा बोले एक दूसरे को समझते थे। कभी कभी हम चुपचाप एक ही छाया साझा करते हुए समुद्र तट पर साथ चलते थे। उसने भी कभी पुरुषों पर फिर से भरोसा नहीं किया,
कभी कभी हम इस बात पर हंसते थे कि कैसे जीवन हमें एक ऐसा किला बनाने के लिए प्रेरित करता है जहां कुछ भ्रम अब फिट नहीं होते। इस काम के माध्यम से मुझे लगा कि मैं दुनिया को कुछ वापस देना शुरू कर रहा था जो मैंने इतने दर्द के साथ सीखा था। अगर मैं किसी अन्य महिला को उठने में, यह समझने में मदद कर सकता था कि धोखे, त्याग, निराशा के बाद भी जीवन जारी रहता है, तो मेरी कहानी का एक व्यापक अर्थ था। अप्रैल ने भी इसे नोटिस किया। कभी कभी वह मुझसे कहती थी कि वह प्रशंसा करती थी कि मैंने कैसे आगे बढ़ाया। मैं बस जवाब देता था कि उसके लिए प्यार ने मुझे बचाया, कि मेरे जीवन में उसकी उपस्थिति के बिना शायद मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वह समझती थी। वह मेरे इशारों में, जिस तरह से मैं उसे देखता था, जिस तरह से मैं उसके हर कदम का जश्न मनाता था, देखती थी। जब उसने 23 साल पूरे किए, तो उसने मुझे एक ड्राइंग दी। यह एक महिला थी जिसकी पीठ हाथ में एक फूल के साथ थी। पृष्ठभूमि अंधेरी थी, लेकिन फूल से एक मुलायम प्रकाश निकलता था जो उसके सामने के रास्ते को प्रकाशित करता था। पीछे उसने लिखा था, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद कि अंधेरे से भी जन्म होता है। मैं पढ़कर रो पड़ी, दुख से नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे पता था कि मेरे प्यार ने एक छाप छोड़ी थी, कि मेरा जीवन सिर्फ दर्द नहीं था, कि मैंने कुछ अच्छा बोया था। और इस तरह मैं शांति से जीती रही, गहराई से प्यार करती रही, अपने अनुभवों की यादों की देखभाल करती रही बिना उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिए। कोई और प्यार नहीं हुआ। मुझे उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा जीवन पहले से ही पूर्ण था। क्योंकि मैंने अंत में सीखा कि सबसे शक्तिशाली सत्य वह नहीं है जिसे चिल्लाया जाता है या थोपा जाता है, बल्कि वह है जिसे हर दिन गरिमा के साथ चुपचाप जिया जाता है। और यह सत्य मेरा था। अब्रिल ने एक छोटे स्वतंत्र प्रकाशक में डिजाइनर के रूप में अपनी पहली नौकरी पाई। उसने मुझे एक दोपहर घर के बरामदे में कॉफी पीते हुए बताया। वह उत्साह और अनिश्चितता का मिश्रण लिए हुए थी जो हर शुरुआत में होता है। उसका अनुबंध कुछ ही महीनों का था। वे ज्यादा पैसे नहीं देते थे, लेकिन वह खुश थी। जब वह मुझे पुस्तकों के कवर, चित्रण जो वह बनाएगी, और परियोजनाओं के बारे में बता रही थी जो आखिरकार नोटबुक में स्केच से कुछ वास्तविक में बदल जाएंगे, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं उसे एक शांत मुस्कान के साथ सुन रही थी, जैसे कोई ऐसी चीज को खिलते हुए देख रहा हो जिसे बहुत देखभाल के साथ लगाया गया हो। उसके साथ जीवन उस नाजुक संतुलन में चल रहा था जो हमारे बीच था जब से वह घर से गई थी। हम हर दिन बात नहीं करते थे, लेकिन जब करते, तो समय रुक जाता था। हमारे बीच एक आत्मीयता थी जिसे बड़े इशारों या अतिरंजित प्रदर्शनों की आवश्यकता नहीं थी। हम एक दूसरे को चुप्पी में जानते थे, जिस तरह से एक जानती थी कि दूसरी क्या नहीं कह रही है। मैं कम पूछती थी, रुचि न होने के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरे पास तब आएगी जब उसे वास्तव में आवश्यकता होगी। और वह, अपने धीमे तरीके के प्रति वफादार, मुझसे तब बात करती जब वह तैयार होती। सर्दियों के एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह सप्ताहांत बिताने आना चाहती है। मैंने हमेशा की तरह उसका कमरा तैयार किया, ताज़ा धुले चादरों के साथ, और उसका पसंदीदा कंबल बिस्तर पर तह किया हुआ। मैंने उसका पसंदीदा व्यंजन बनाया, जैसे कि अनुष्ठान हमें समय के बीतने से बचा सकते हों। वह रात को लाल आंखों के साथ आई, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। वह रसोई में मेरे सामने बैठी और मुझे बताया कि वह किसी के साथ बाहर जा रही है। उसने इसे खुशी से नहीं कहा, जैसे अन्य बार जब उसके छोटे संबंध थे। उसने इसे उस गंभीरता से कहा जिसे वास्तव में सुने जाने की आवश्यकता है। उसने मुझे उसके बारे में बताया। उसका नाम जूलियन था। वे एक ही इमारत में काम करते थे, हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों में। वह उससे लगभग 10 साल बड़ा था। शुरू में सब कुछ सरल था। आकस्मिक बातचीत, साझा कॉफी, दिन के अंत में संदेश। लेकिन फिर वे अधिक निकट हो गए और धीरे धीरे यह निकटता एक बंधन में बदल गई। अब्रिल ने मुझे ज्यादा विवरण नहीं दिए, लेकिन मैं समझ गई कि कुछ ठीक नहीं था। मैंने उसकी नज़र नीचे करने के तरीके में, जिस तरह से वह अपने कप को उंगलियों से सहलाती थी जैसे समर्थन खोज रही हो, देखा। उसने मुझे बताया कि वह कभी कभी दिनों के लिए गायब हो जाता था, कि उसके पिछले संबंध से बच्चे थे और यह सब कुछ जटिल बना देता था,
कि जब वे साथ होते थे तो वह गर्मजोशी से भरा और ध्यान रखने वाला होता था, लेकिन जब वह सवाल पूछना शुरू करती थी तो वह दूर हो जाता था। उसने मुझे बताया कि वह नहीं जानती थी कि उसे विश्वास करना चाहिए या नहीं। मैंने उसकी ओर देखा और बिना सलाह दिए, बिना फैसला सुनाए, मैंने उसे अपने बारे में कुछ ऐसा बताया जो मैंने पहले कभी नहीं कहा था। मैंने उसे बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना कैसा होता है जो झूठ बोलता है, कैसे संदेह एक फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है और अंत में एक चीख बन जाता है। मैं उसे डराना नहीं चाहती थी और नहीं उसे भय डालना चाहती थी। मैंने बस इतना कहा कि प्यार को इस तरह दर्द नहीं देना चाहिए कि बिना स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उदासीनता है, कि जब आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप रहते हैं। हमने और कुछ नहीं कहा। उस रात हम चुपचाप सो गए, वह अपने कमरे में, मैं अपने में, हर एक अपने विचारों के साथ। अगली सुबह मैंने उसे बिना जल्दबाजी के अपना बैकपैक तैयार करते देखा। उसने एक लंबे आलिंगन के साथ विदा ली, उन आलिंगनों में से जो शब्दों से अधिक कहते हैं। उसने आने वाले हफ्तों में उसका फिर से जिक्र नहीं किया। मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता था कि वह फैसले ले रही थी और मुझे पता था कि वह जो भी रास्ता चुनेगी उसे उस ताकत के साथ करेगी जो जीवन ने उसे दी थी। कुछ महीने बीत गए। अब्रिल काम करती रही, हालांकि प्रकाशक में अनुबंध समाप्त हो गया था। वह कुछ प्रोजेक्ट्स ऑर्डर पर कर रही थी, पत्रिकाओं के लिए डिजाइन, शैक्षिक पोर्टल के लिए चित्रण। मैं अपनी कार्यशालाओं के साथ सामुदायिक केंद्र में जारी थी, उन महिलाओं के साथ जो हर हफ्ते अपनी कहानियों के टुकड़े साझा करती थीं, जैसे कोई एक पुरानी लेकिन साफ मेज की चादर फैलाता है जिस पर फिर से जीवन भरा जा सकता है। एक सुबह जब मैं बरामदे के पौधों को पानी दे रही थी, फोन बजा। यह अब्रिल थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मुझसे अपने अपार्टमेंट आने को कहा। उसने मुझे विवरण नहीं दिया, बस कहा कि देर न करो। मैं बिना सोचे चली गई। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे अपने बिस्तर के पास फर्श पर बैठे पाया, सूजी हुई आंखों के साथ, और उसके बगल में एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। उसने जूलियन के साथ संबंध खत्म कर दिया था। उसने मुझे एक बार में सब कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गई कि उसने न केवल उससे झूठ बोला था, बल्कि एक साझा जीवन की उसकी उम्मीद के साथ भी खेला था। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही अलग हो जाएगा, कि उसके बच्चे समझेंगे कि उसे बस समय की जरूरत थी। अब्रिल ने इंतजार किया, धैर्य के साथ, प्यार के साथ, विश्वास के साथ, लेकिन सच्चाई अचानक आ गई। उसके कार्यालय की एक सहकर्मी ने उसे एक दोपहर बुलाया। जूलियन की पत्नी ऑफिस में आई थी। उसने उसका नाम चिल्लाया। उसने उसे संदेश, फोटो, ईमेल दिखाए। यह एक स्कैंडल था, और वह, उसका बचाव करने के बजाय, छिप गया। उसे अकेला छोड़ दिया, जैसे कायर करते हैं। उस रात अब्रिल मेरी बाहों में रोई, एक टूटी हुई किशोरी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की तरह जो यह पता लगाती है कि प्यार झूठ जितना क्रूर हो सकता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मौजूद रही। मैंने उसके बालों को सहलाया जैसे जब वह एक बच्ची थी, उसके लिए दूध गर्म किया, उसे उसके कमरे के पुराने कंबल से ढक दिया। मैंने अपने अंदर एक पुराना क्रोध महसूस किया, एक ऐसा क्रोध जिसे मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं निकलने दिया। इसका कोई मतलब नहीं था। अब्रिल को जिसकी जरूरत थी वह मेरा गुस्सा नहीं था, बल्कि मेरी कोमलता थी। जिसकी जरूरत थी वह यह याद दिलाना था कि वह अभी भी मूल्यवान है, भले ही कोई उसे देखना न जानता हो। आने वाले दिनों में वह मेरे साथ रही। हम टहलने जाते थे, कम बात करते थे। वह बहुत सोती थी, जैसे किसी को कुछ समय के लिए दुनिया को भूलने की जरूरत हो। धीरे धीरे वह अपने आप में वापस आने लगी। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। शुरू में उसके स्ट्रोक अधिक अंधेरे थे, अधिक कठोर थे, जैसे क्रोध को पेंसिल से बाहर निकलने की आवश्यकता थी। लेकिन फिर अन्य आकार, अन्य रंग दिखने लगे। एक सुबह उसने मुझे महिलाओं के चेहरों से भरी एक नोटबुक दिखाई। वे मजबूत थे, आंखें जो सीधे देखती थीं। उसने कहा कि वह उन महिलाओं पर एक श्रृंखला बनाना चाहती थी जो खुद को फिर से बनाती है।
मैंने उसे बताया कि यह सबसे बहादुर बात थी जो मैंने लंबे समय में सुनी थी। महीने बीत गए। अब्रिल अपने अपार्टमेंट वापस चली गई। उसने छोटे स्थानों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके चित्रण सोशल मीडिया, ब्लॉग, मेलों में परिचालित होने लगे। लोग उससे चेहरों के बारे में, कहानियों के बारे में पूछने के लिए आते थे, और वह अपनी कहानी बताए बिना, गिरने के बाद जो ताकत आती है, उसके बारे में बात करती थी। मैं उसे दूर से देखती थी, भावना को रोके हुए। मैं जानती थी कि दर्द अभी भी उसमें था, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि वह वही सीख रही थी जो मैंने वर्षों पहले सीखा था, कि सच्चाई दर्द देती है, लेकिन यह मुक्त भी करती है, कि घाव सिखाता है कि जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें बदल भी सकता है। और इस तरह हम आगे बढ़े। वह बढ़ रही थी, मैं साथ दे रही थी, हर एक अपने रास्ते पर, लेकिन हमारे दिल हमेशा उस प्यार से जुड़े थे जिसने हमें बचाया था। समय ने मुझ पर अधिक दृश्यमान निशान छोड़ना शुरू कर दिया था। घुटने पहले जैसे जवाब नहीं देते थे। ठंड के दिनों में मेरी हड्डियां दर्द करती थीं, और कुछ सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल होता था। मैं शिकायत नहीं करती थी। मैंने इतना जी लिया था कि समझ गई थी कि शरीर भी बोलता है, और अब जो कह रहा था वह यह था कि एक नया चरण आ गया था। मुझे यह एक त्रासदी नहीं लगता था। मैंने बूढ़ा होने के विचार से समझौता कर लिया था। मुझे डर नहीं था। जिससे मुझे डर लगता था वह मौत नहीं थी, बल्कि स्पष्टता खोने की संभावना थी, खुद होने की क्षमता को खोने की। अब्रिल ने मुझसे पहले महसूस किया। एक दिन, जब वह मुझे सुपरमार्केट से कुछ बैग ले जाने में मदद कर रही थी, उसने मुझे कोमलता और चिंता के उस मिश्रण से देखा जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं नियमित रूप से डॉक्टर के पास जा रही थी, क्या मैं अपनी दवाई ले रही थी, क्या मैं अच्छी तरह से खा रही थी। मैं हंसी। मैंने उससे कहा कि मैं अभी तक बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं हटीं। उसने मुझे गले लगाया। उसने मुझे बताया कि वह मुझे खोना नहीं चाहती थी। मैंने जवाब दिया कि मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं था। अभी नहीं। वह एक अच्छे समय में थी। उसके चित्रण मान्यता पाने लगे थे। एक छोटी गैलरी ने उसे एक व्यक्तिगत प्रदर्शनी की पेशकश की थी। मैं उद्घाटन के दिन उसके साथ गई। जगह भरी हुई थी। लोग चुपचाप उसके कामों को देख रहे थे, कुछ वाइन पी रहे थे, कुछ उत्साह से बात कर रहे थे। मैं पीछे की तरफ रही, यह देखते हुए कि वह लोगों के बीच कैसे विकसित हो रही थी, कैसे आत्मविश्वास से बात कर रही थी, कैसे शांति से सवालों का जवाब दे रही थी। मैंने उसे देखा और एक तरह का द्विभाजन महसूस किया, जैसे कि जिस लड़की को मैंने पाला था वह कुछ ऐसा बन गई थी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, वह अपने आप से बनी एक महिला थी। मैं दीवार के पास गई जहां उसके चित्र टंगे थे। एक चित्र ने मुझे रोक लिया। यह एक कुर्सी पर बैठी महिला थी, टूटी हुई वस्तुओं से घिरी, लेकिन शांत अभिव्यक्ति के साथ। चित्र के निचले कोने में, बमुश्किल दिखाई देने वाला, लिखा था, हर टूटी चीज सिखाती है। मेरा सीना कांप उठा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वहां बस यह महसूस करती रही कि अनजाने में उसने मेरी कहानी बता दी थी। प्रदर्शनी के बाद हम उसके घर पैदल लौटे। यह एक गर्म रात थी। शहर की रोशनी हमेशा से ज्यादा नरम लग रही थी। हमने बहुत कम बात की, लेकिन हमारे बीच का मौन असहज नहीं था। यह उस तरह का मौन था जो केवल उन लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। मैं उस रात उसके सोफे पर सोई। अगली सुबह उसने कॉफी और टोस्ट बनाए। रसोई से मुझे देखकर कहा कि वह एक बड़ी जगह में जाने के बारे में सोच रही है, जहां उसका अपना छोटा स्टूडियो हो सकता है। मैंने उससे कहा कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रहना चाहूंगी। उसने इसे सरल तरीके से कहा, बिना किसी दबाव के। सिर्फ एक प्रस्ताव। मैं भावुक हो गई। मैंने जवाब दिया कि अभी समय नहीं है। मैं अपने घर में अच्छी हूँ। मुझे अपनी जगह की जरूरत है। साथ जीना अद्भुत है, लेकिन हमें दो स्वतंत्र लोग बने रहने की भी जरूरत है। उसने सिर हिलाया। वह बिना बुरा माने मुझे समझ गई। यह भी प्यार था। आने वाले महीनों में मैंने समय के बीतने के संकेतों को अधिक स्पष्टता से देखा।
रात में मेरी दृष्टि कमजोर हो गई। पैदल चलना कम हो गया। कभी कभी मैं चीजें भूल जाती थी, गंभीर नहीं, लेकिन चिंता करने के लिए पर्याप्त। मैंने एक नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट, तारीखें, काम। मैंने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए खुद को मजबूर किया। मैं पहले से कहीं ज्यादा पढ़ती थी। छोटे छोटे लेख, यादें, बिखरे विचार लिखती थी। मेरे पास एक बॉक्स था जहां मैं यह सब रखती थी, भूलने के डर से नहीं, बल्कि एक निशान छोड़ने की इच्छा से। एक दोपहर, जब मैं रसोई साफ कर रही थी, मुझे तेज चक्कर आया। मैंने मेज पर सहारा लिया और इंतजार किया। यह गुजर गया, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मेरी जांच की। कुछ गंभीर नहीं था, लेकिन परिणामों से पता चला कि मुझे अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, शब्द जो पहले सिर्फ दूसरों की बातचीत का हिस्सा थे, अब मेरे मेडिकल रिकॉर्ड में थे। परामर्श के बाद मैं एक कैफे में बैठी और गहरी सांस ली। मैं न रोई, न डरी, बस यह सोचा कि जो बचा है, उसे कैसे अच्छे से जिया जाए, कैसे मौजूद रहा जाए, लेकिन यह भी कि कैसे तैयार रहा जाए जब मैं नहीं रहूंगी। अप्रैल मेरे साथ एक परामर्श में आई। जब डॉक्टर कुछ सिफारिशें समझा रहे थे, तब उसने मेरा हाथ पकड़ा। प्रतीक्षालय में उसने मुझे गले लगाया और कहा कि उसे डर लगता है। मैंने उससे कहा कि यह सामान्य है, मुझे भी डर लगता है, लेकिन डर हम पर हावी नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ बनाने का अवसर है, भले ही चुपचाप हो। उसने मुझसे वादा किया कि अगर कभी मुझे कुछ हुआ, तो वह वहां होगी, वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। मैंने उस पर विश्वास किया, न कि इसलिए कि मुझे वादे की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि वह किस तरह की महिला थी। मैंने अपने कागजात व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, तात्कालिकता से नहीं, बल्कि व्यवस्था से। मैंने अपनी वसीयत तैयार की। मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं थी। मेरा अपार्टमेंट, कुछ बचत, मेरी किताबें, मेरी तस्वीरें, मैंने सब कुछ अप्रैल के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक लंबा पत्र भी लिखा, हाथ से लिखा हुआ, जहां मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने उसे उसके गोद लेने के बारे में, मेरे डर के बारे में, मेरी गलतियों के बारे में, मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में बताया। मैंने उसे टॉमस के बारे में, कैरोलिना के बारे में, झूठ के वर्षों के बारे में बताया। मैंने उससे पूरी सच्चाई बिना किसी सजावट के बात की, स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विरासत के रूप में। क्योंकि अगर मैंने इस जीवन में कुछ सीखा था, तो यह था कि सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, हमेशा मुक्त करती है। मैंने पत्र को उसी बॉक्स में रखा जहां मेरे लेख थे। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी कि वह एक दिन इसे पालेगी। जीवन अपने मार्ग पर चलता रहा। अप्रैल ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली जहां उसने अपना स्टूडियो बनाया। यह एक रोशनीदार कोना था, बड़ी खिड़कियों के साथ। वह मुझे उद्घाटन के दिन ले गई। उसने मुझे अपने नए काम दिखाए। वह बहुत बड़ी हो गई थी। उसकी शैली अधिक परिभाषित, अधिक परिपक्व थी, लेकिन उसने वह कोमलता नहीं खोई थी जो हमेशा उसकी विशेषता रही थी। वह अपने दर्द को कला में बदलने में सफल रही थी, जैसे मैंने अपने दर्द को प्यार में बदल दिया था। और मैं वही थी, धीरे धीरे चलती, अपनी दवाइयाँ लेती, अपने पौधों की देखभाल करती, उसके कॉल का इंतजार करती। कभी कभी वह घर का बना खाना लेकर मुझसे मिलने आती थी। कभी कभी वह मुझे कार से पार्क ले जाती थी। हम उसके भविष्य के बारे में अधिक बात करने लगे। वह मुझसे कहती थी कि वह एक दिन किसी को गोद लेने के बारे में सोच रही है, कि शायद अभी समय नहीं है, लेकिन वह इस विचार को नकारती नहीं है। मैं भावुक हो गई। मैंने उससे कहा कि अगर वह कभी ऐसा करती है, तो मैं उसके साथ रहूंगी, मदद करूंगी, देखभाल करूंगी, कहानियां सुनाऊंगी। उन शांत दिनचर्या के दिनों के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भीतर दुख के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती थी, नहीं मैं किसी अन्य जीवन की इच्छा रखती थी। मैंने वह जीवन जिया जो मुझे मिला, उस सब के साथ जो मैं दे सकती थी। मैं कभी नायिका नहीं थी, सिर्फ एक महिला जिसने प्यार किया, दुख झेला,
अपने आप को फिर से बनाया और अपनी बेटी के लिए प्यार को सब कुछ बदलने दिया। अगर कभी मेरा शरीर हमेशा के लिए आराम करने का फैसला करता तो मैं शांति से जाऊंगी। मैं जानती थी कि जो कुछ भी कहा जाना था मैंने कह दिया था, जो कुछ भी दिया जा सकता था मैंने दे दिया था। वास्तविक जीत तारीफ पाना नहीं था, बल्कि हर रात अपना सिर तकिए पर शांत दिल के साथ रखना था। और ऐसा ही था। हर रात मैं बिना किसी सीमा के प्यार किए होने की निश्चितता के साथ सो जाती थी। दिन छोटे होते जा रहे थे और मुझे उन्हें सार्थक बनाने के लिए कम से कम चीजों की आवश्यकता होती थी। एक कप गर्म चाय, अप्रैल का एक छोटा सा फोन, खिड़की पर एक साहसी पक्षी का गाना। मैं जीवन के उस चरण में पहुंच गई थी जहां जीवन को उपलब्धियों या भविष्य की योजनाओं से नहीं, बल्कि सुबह सांस लेने की शांति और जो भी आए उसे शांति से स्वीकार करने से मापा जाता है। मेरा शरीर समय के अधिक स्पष्ट संकेत दिखाने लगा। कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान थे। मैं अधिक धीरे धीरे चलती थी और नींद हल्की थी। डॉक्टरों का कहना था कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छी थी और सक्रिय रहना आवश्यक था। लेकिन मुझे लगता था कि वह धीमापन सिर्फ उम्र से नहीं आ रहा था, यह कुछ गहरा था, जैसे आत्मा भी धीमी होना चाहती हो, शांति, चिंतन, विराम की तलाश में। अप्रैल अधिक बार आने लगी थी। कभी कभी वह बिना बताए आ जाती थी, ताजे फल या कुछ खाना लेकर जो उसने सप्ताहांत में बनाया था। वह रसोई में बैठ जाती थी, कुर्सी पर पैर मोड़कर, जैसे वह बचपन में करती थी। वह मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, मुश्किल ग्राहकों के बारे में, एक बड़ी गैलरी खोलने के अपने सपने के बारे में बताती थी जहां अन्य महिलाएं अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कर सकें। मैं उसे गर्व से सुनती थी, लेकिन कुछ कहे बिना, बस उसे देखती थी और चाय की पेशकश करती और मुस्कुराती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि क्या वह किसी और में प्यार पाएगी, लेकिन जोर से नहीं कहती थी। यह एक ऐसी चिंता नहीं थी जो मुझे नींद से वंचित करती थी। अगर ऐसा होता तो अच्छा था, अगर नहीं तो भी ठीक था। उसके पास पहले से ही एक बड़ा प्यार था, उसका काम, उसकी आज़ादी, उदासी में भी सुंदरता देखने की उसकी क्षमता। मैं भी ऐसे ही प्यार को जानती थी, जो मैं उसके लिए महसूस करती थी। अप्रैल की एक दोपहर को, महीना जो उसका सम्मान करता प्रतीत होता था, मैंने एक अलग थकान महसूस की। मैं छाती में दबाव के साथ जागी। दर्द नहीं था, बस एक लगातार असुविधा। मैं सोफे पर लेट गई और घंटों खिड़की से बाहर देखती रही। पेड़ों के पत्ते रंग बदलने लगे थे। अभी भी जल्दी थी, लेकिन पतझड़ की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने किसी को नहीं बुलाया, अभिमान के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे अपने लिए उस क्षण की जरूरत थी। मैं शांति में थी और अप्रैल को डराना नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं बेहतर हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई, परीक्षण करवाए। कुछ गंभीर नहीं, केवल अधिक नियमित विजिट की सिफारिशें। मैं चुपचाप सब कुछ सुनती थी, जैसे कोई पहले से ही जानता हो, लेकिन दयालुता के लिए धन्यवाद देता हो। उस सप्ताहांत अप्रैल एक नई पेंटिंग लाई। उसने इसे मेरे बारे में सोचकर पेंट किया था। एक महिला मेज के सामने बैठी है, एक कप पकड़े हुए है, पीछे एक प्रकाशित घर है। चेहरा नहीं दिखाई देता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह मेरा प्रतिनिधित्व करता था। पीछे की ओर, पेंटिंग के अंदर एक पेंटिंग में बिना पत्तों का एक पेड़ दिखाया गया था। मैंने पूछा कि इसका क्या अर्थ है। उसने जवाब दिया कि यह उदासी नहीं, बल्कि ताकत थी, नग्न ताकत। मैं गहराई से प्रभावित हुई। मैंने पेंटिंग को अपने सोफे के सामने बैठक में टांग दिया, जहां मैं पढ़ना पसंद करती थी। अब यह घर का हिस्सा था, उसकी तरह, हमारे द्वारा साझा की गई हर चीज की तरह। एक रात, कपड़े तह करते हुए, मैंने अचानक महसूस किया, मुझे मरने का डर नहीं रहा था। यह एक उदास अनुभूति नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। जो कुछ भी कहा जाना था, वह कहा जा चुका था। कोई करवाहट नहीं, कोई बकाया नहीं। अगर यह मेरा समय होता, तो मैं कृतज्ञ होकर जाती। मैंने सावधानी से अपनी चीजें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मैंने पुराने कागजात फेंक दिए, महत्वपूर्ण पत्र संभाल लिए, तस्वीरें व्यवस्थित कीं। मैंने दस्तावेज अलग रखे ताकि अप्रैल को पता हो कि सब कुछ कहाँ मिलेगा, एक दुखद विदाई के रूप में नहीं,
बल्कि समाप्त हो रहे चक्र के प्राकृतिक हिस्से के रूप में। एक बारिश की दोपहर में मैंने वह डिब्बा उठाया जिसमें मेरा लिखा पत्र था। मैंने खुद के लिए जोर से पढ़ा। मैंने एक भी पंक्ति नहीं बदली। यह मेरी आवाज सच्चाइयों, दर्द और प्यार से भरा था। मैंने पत्र को फिर से रख दिया, अलमारी के ऊपर डिब्बे को छिपाते हुए, वह जगह जहां वे चीजें होती है जिनका हम उपयोग नहीं करते लेकिन भूलते भी नहीं है। कभी कभी मैं अप्रैल को जाते हुए देखती थी और एक पल के लिए सोचती थी, कैसा होता अगर टॉमस ने मुझे धोखा नहीं दिया होता, अगर कैरोलिना ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा होता। लेकिन यह विचार जल्दी से गुजर जाता था। अगर सब कुछ अलग होता तो शायद अप्रैल मेरे जीवन में नहीं होती, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं बदलना चाहती जो उसे मुझसे दूर करता। महीनों बाद मैं अपनी माँ की स्पष्ट छवि के साथ जागी, हमारे पुराने घर की रसोई में खड़ी, रोटी बनाते हुए। मैंने उन्हें इतनी ताकत से याद किया कि मैं रो पड़ी। उदासी से नहीं, बल्कि यह समझकर कि मुझसे पहले की सभी महिलाएं अभी भी मुझ में जीवित थीं। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी मौसिया, सभी ने प्यार किया, दुख उठाया, माफ किया या नहीं किया। मैं इस वंश का हिस्सा थी। और अप्रैल भी, यह अंतर के साथ कि वह एक अधिक स्वतंत्र, अधिक मजबूत कहानी का वहन करती थी। मैंने उसके लिए एक नोटबुक लिखने का फैसला किया। एक डायरी नहीं, बल्कि छोटे विचार और यादें। मैं बचपन में कैसे कॉफी बनाती थी, कौन सी किताबें पढ़ती थी, रविवार को कौन से गाने बजते थे। यह उसे निर्देश देने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए कि एक दिन उसके पास स्मृति से अधिक ठोस कुछ हो। अंतिम पृष्ठों में से एक पर मैंने लिखा, कभी भी प्यार के लिए अपने आप को धोखा मत दो। कभी भी किसी के जीवन में शामिल होने के लिए खुद को कम मत आंको। कभी मत भूलो कि तुम कितनी मूल्यवान हो, भले ही दुनिया तुम्हें इसके विपरीत समझाने की कोशिश करे। मैंने नोटबुक को पुराने पत्र के साथ रख दिया। अप्रैल बड़ी होती गई। एक दिन उसने बताया कि उसके पास एक कलात्मक निवास के लिए लिस्बन में 3 महीने बिताने का मौका था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पूछा कि क्या मैं अकेली ठीक रहूंगी। मैंने जवाब दिया कि मेरा दिल उसके साथ जाएगा, लेकिन मेरा शरीर घर पर रहेगा, और उसे डर के कारण कुछ भी नहीं खोना चाहिए। वह रोई। मैंने उसे जोर से गले लगाया और कहा कि हम जैसी औरतें विदा नहीं लेतीं, वे बस एक दूसरे का इंतजार करती है। मैं घर पर रही। उसके बिना दिन लंबे और शांत थे, लेकिन वे मेरे भी अधिक थे। मैं उसके ईमेल पढ़ती थी, उसके भेजे फोटो देखती थी, और महसूस करती थी कि सब कुछ के बावजूद जीवन मेरे प्रति उदार रहा था, क्योंकि मैंने प्यार किया, सीखा और जो कुछ भी दे सकती थी, दिया। और क्योंकि मेरी बेटी मेरी कहानी को अपनी त्वचा में ले जाती थी, हालांकि शायद वह नहीं जानती थी। सुबह धीमी थी, जैसे एक थकी हुई नदी। मैं जरूरत से ज्यादा आदत के कारण जल्दी उठती थी। मुझे सोए हुए घर की पवित्र शांति पसंद थी। मैं अपने हाथों में एक गर्म कप के साथ रसोई में बैठती थी, बस सांस लेते हुए और वहां होने के लिए धन्यवाद देते हुए, भले ही शरीर पहले से ही कमजोर था। अप्रैल मुझे लगभग हर दिन लिखती थी, लिस्बन की रंगीन सड़कों के बारे में बताती थी, कलाकारों के बारे में जिन्हें वह जानती थी, पुरानी किताबों की दुकान के बारे में जहां वह दोपहर बिताती थी, महिला के बारे में जो कॉफी बेचती थी और जो उसे मेरी याद दिलाती थी। मैं उसे आजादी से चलते हुए दुनिया के प्रति सजग कल्पना करती थी, जैसा मैं जवानी में नहीं जानती थी। थकान के छोटे संकेतों के बावजूद मैं इसे उदासी के साथ नहीं जीती थी। मैं स्वीकार करती थी। मुझे लगता था कि मेरा मिशन पूरा हो गया था। मैंने अप्रैल के लिए एक अंतिम पाठ लिखना शुरू किया, न एक सलाह, न एक याद, बल्कि एक विदाई। मैंने हाथ से लिखा, अलग पन्नों पर, और एक लिफाफे में रख दिया। मैंने कहा कि वह इसे तभी पढ़े जब मैं चली जाऊं। मैं चाहती थी कि उसे शांति मिले, दर्द नहीं। पन्नों में मैंने कहा कि वह मेरे लिए न रोए, वह केवल तभी रोए अगर कभी वह अकेली महसूस करे, लेकिन मेरी अनुपस्थिति के लिए नहीं, कि मेरी आवाज हमेशा उसमें जीवित रहेगी, उसके इशारों में, देखभाल करने के तरीके में, बुद्धिमान चुप्पी में। मैंने कहा कि वह मुझे कुछ भी नहीं देती है, कि जो उसने मुझे दिया, भले ही बिना जाने, वह पर्याप्त से अधिक था।
मैंने सब कुछ अलमारी के ऊपर उसी डिब्बे में रख दिया। अप्रैल डिब्बे के बारे में जानती थी, लेकिन उसने कभी इसे नहीं खोला था। वह जानती थी कि सही समय पर वह इसे पालेगी। एक पत्र में अप्रैल ने बताया कि उसने एल्विरा नाम की एक महिला से मुलाकात की, जिसके साथ वह गैलरी में काम करती थी। वह उसकी हंसी के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में, किताबों और कला पर बातचीत के बारे में बात करती थी। मुझे विवरण देने की जरूरत नहीं थी, मैं समझ गई थी। और मैं भावुक हो गई, एक रोमांस की संभावना के कारण नहीं, बल्कि अप्रैल को अपने समय में अपने आप को महसूस करने, खुलने की अनुमति देते हुए देखकर। हफ्ते बीत रहे थे और मेरी ताकत कम हो रही थी। कभी कभी यह मुश्किल होता था। अंतिम संस्कार के बाद अप्रैल तुरंत लिस्बन नहीं लौटी। उसने कुछ हफ्तों तक अपनी माँ की चीजों के बीच अकेले अपार्टमेंट में रहना पसंद किया। कोई जल्दी नहीं थी। वातावरण में अभी भी उसकी खुशबू बनी हुई थी, दालचीनी वाली चाय की, पुरानी किताबों की और छत के पौधों की जो खिलने पर जोर दे रहे थे, जैसे कि जीवन रुका ही न हो। हर कोना जीवंत यादें लाता था। तकिया अभी भी माँ के सिर के आकार में ढला हुआ, पसंदीदा कोट हैंगर पर टंगा हुआ, मेज की दराज में छिपी मिंट की कैंडीज। पहले कुछ दिनों में चारों ओर सन्नाटा था। अप्रैल अपनी माँ के बिस्तर पर सोती, रात में यादों की डायरी पढ़ती और नीले किनारे वाले उसी सफ़ेद कप में कॉफ़ी पीती। आंसू निराश हिचकियों के रूप में नहीं आते थे, वे शांत रूप से बहते थे, जैसे वातावरण का एक प्राकृतिक हिस्सा हो। वह रोती थी उन चीज़ों के लिए जो वह अब कभी नहीं सुनेगी, उन सवालों के लिए जो बिना जवाब के रह गए, उन दोपहरों के लिए जिन्हें उसने साझा करने की योजना बनाई थी और जो कभी नहीं होंगी। उसने अपनी माँ का पत्र कई बार पढ़ा, एक पत्र जो ऐसी स्याही से लिखा गया था जो सीधे आत्मा से आती प्रतीत होती थी। उसमें उसकी माँ निरस्त्र करने वाली ईमानदारी से बात करती थी। वह अपने साथ हुए विश्वासघातों को स्वीकार करती थी, अपनी कमजोरियों, अपने डर और उन क्षणों को दिखाती थी जब उसने खुद पर संदेह किया था। वह बिना किसी रंजिश के तोमस और कैरोलिना का उल्लेख करती थी, केवल उस स्पष्टता के साथ जो समय प्रदान करता है। वह किसी भी पुरुष पर फिर से भरोसा न करने के अपने सचेत विकल्प को प्रकट करती थी, कड़वाहट के कारण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कारण। और वह सबसे ऊपर अप्रैल के बारे में बात करती थी, उसके आने से हुए परिवर्तन के बारे में, उस प्यार की मजबूती के बारे में। पत्र का हर वाक्य एक बीज की तरह था, कुछ ऐसा जिसे पोषित किया जाना था, न कि एक बोझ। अप्रैल ने समझा कि उसकी माँ ने मातृ प्रेम को अपने सबसे बड़े झंडे के रूप में चुना था और उसने सब कुछ दिया था ताकि वह स्वतंत्र रूप से, बिना डर के बड़ी हो सके। उसने अपार्टमेंट को व्यवस्थित करने में घंटों बिताए। उसने कपड़े बैग में रखे, कुछ टुकड़ों को छोड़कर जिन्हें उसने संरक्षित करना चाहा। एक टेराकोटा स्वेटर, एक हाथ से बना स्कार्फ और घर के जूते, धार्मिक अवशेषों के रूप में नहीं, बल्कि उसे पास रखने के तरीकों के रूप में। अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन रोशनी से भरा हुआ। अप्रैल ने इसे दूसरे तरीके से देखना शुरू किया। उसने वहीं रहने, अपने पुराने स्टूडियो के किराए को छोड़ने और उस जगह पर अपना जीवन फिर से बनाने के बारे में सोचा। वहाँ कुछ लगभग पवित्र था, कुछ ऐसा जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। उसने विरासत के कानूनी पहलू की देखभाल की, इमारत के प्रबंधन से बात की और बिना जल्दबाजी के अपने दुहक को जीने का फैसला किया। वह समझती थी कि दर्द से पूरी तरह से गुजरना आवश्यक था। समय के साथ वह फिर से पेंटिंग करने लगी, पहले सिर्फ स्केच, हाथ, आंखें, वस्तुएं। धीरे धीरे नई आकृतियां उभरीं, अधिक शांत रेखाएं, कम क्रोध, अधिक गहराई। फिर उसने एक श्रृंखला शुरू की जिसे उसने द हेरिटेज ऑफ इनविजिबल कहा। उन महिलाओं के चित्र जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थीं, लेकिन उसके अंदर रहती थीं। महिलाएं जो उसकी माँ, उसे खुद और उन सभी का प्रतिनिधित्व करती थीं जिन्होंने चुपचाप प्यार किया था। उसने इस श्रृंखला को एक स्थानीय गैलरी में प्रस्तुत किया। बिना बहुत प्रचार के कार्यों ने खुद के लिए बात की। दर्शक भावुक हो गए। महिलाएं अपनी कहानियां साझा करने के लिए आईं। उनमें से एक ने कहा कि वह वर्षों से नहीं रोई थी, जब तक उसने चित्रों में से एक नहीं देखा। दूसरी ने धन्यवाद दिया कि उसने उसे वह रूप दिया जिसे वह व्यक्त करना नहीं जानती थी।
अब्रिल अपनी माँ की तरह चुपचाप सुनती थी, हर पल का सम्मान करती थी। बिक्री के पैसे से उसने अपार्टमेंट का एक हिस्सा नवीनीकृत किया, पर्दे बदले, बैठक के शेल्फ को बहाल किया, उस कुर्सी के बगल में एक लैंप रखा जहां उसकी माँ पढ़ती थी। वह जगह को बदलना नहीं चाहती थी, बस उसे संरक्षित करना चाहती थी। वह वहां अतीत की छाया के रूप में नहीं, बल्कि एक निरंतरता के रूप में रहती थी। एक दिन बरामदे के पौधों की देखभाल करते समय उसे मिट्टी में दबी एक चिट्ठी के साथ एक छोटा गमला मिला। यह उसकी माँ की थी। एक पुरानी पन्नी पर उसने लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम आगे बढ़ गई हो, और यही तो मैं चाहती थी। अब्रिल फर्श पर बैठ गई और ऐसे रोई जैसे अभी तक नहीं रोई थी। वह हानि के लिए रोई, लेकिन इस नवजात समझ के लिए भी कि उसने एक घर या वस्तुओं से कहीं अधिक विरासत में पाया था। उसने प्यार करने का एक तरीका, दर्द के बाद गरिमापूर्ण अस्तित्व का एक रूप विरासत में पाया था। हफ्ते महीनों में बदल गए। अब्रिल ने एक बच्चे को गोद लेने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। अपनी माँ की कहानी को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उस प्यार को बढ़ाने के लिए जो उसे मिला था। वह नहीं जानती थी कैसे या कब, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह अब सिर्फ जीवित रहना नहीं चाहती थी, वह देखभाल करना चाहती थी, किसी के लिए जड़ बनना चाहती थी, जैसे कि उसकी माँ उसके लिए थी। कुछ समय बाद उसने लूसिया नाम की एक 3 साल की लड़की को गोद लिया, सीधे और गहरे बाल, और ऐसी आंखें जो प्रारंभिक बुद्धि लिए प्रतीत होती थीं। जिस दिन उन्होंने उसे अनाथालय से लिया, लूसिया नहीं रोई। उसने सिर्फ उसे देखा, और जब अब्रिल ने उसे गले लगाया तो लड़की ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे उसने पूरे जीवन में उस गले लगाने का इंतजार किया हो। पहले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखती थीं, यह जाने बिना कि कैसे शुरू करें। लेकिन बस वहां होना, कुछ सरल पकाना, एक किताब पढ़ना, उसके बालों को कोमलता से संवारना ही काफी था। शब्द बाद में आए, और उनके साथ बंधन। एक ऐसा बंधन जो उसका अपनी माँ के साथ था उससे अलग था, लेकिन वही से उत्पन्न हुआ था, चुना हुआ प्यार। वह प्यार जो रक्त पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इच्छा पर। वे उस अपार्टमेंट में रहने लगे जहां अब्रिल बड़ी हुई थी। लूसिया उन गलियारों में खेलती थी जो उसकी थीं, उन्हीं कुर्सियों पर बैठती थी, उस कमरे में सोती थी जहां अब्रिल ने कई बार सपने देखे थे। कुछ रातों को जब वह सो नहीं पाती थी, लूसिया चुपचाप उसके बिस्तर पर आ जाती थी, और अब्रिल उसे वैसे ही अपनाती थी जैसे उसकी माँ करती थी जब वह खुद बचपन के दुखों पर रोती थी। वह अतीत की नकल करने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि उसका उपयोग मानचित्र के रूप में करती थी। वह जानती थी कि हर प्यार अद्वितीय है, लेकिन तीनों को जोड़ने वाली एक अदृश्य रेखा थी, बने रहने का एक तरीका, भागे बिना कठिनाइयों का सामना करने का। उसने धीरे धीरे लूसिया को अपने परिवार की कहानी सुनाई, तस्वीरें दिखाईं, माँ द्वारा छोड़ी गई डायरी के अंश पढ़े। लूसिया सब कुछ नहीं समझती थी, लेकिन सार को आत्मसात करती थी। उसका कलाकार का करियर भी बढ़ रहा था। अब अब्रिल सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और गहरा छोड़ने के लिए रचना करती थी। उसने चित्रों की एक नई श्रृंखला शुरू की, ऐसी महिलाएं जिन्होंने किसी के लिए घर बनने का विकल्प चुना। वास्तविक महिलाएं, वास्तविक कहानियों के साथ। प्रदर्शनी एक श्रद्धांजलि थी। उसने इसे द चूजर्स नाम दिया। अंतिम दीवार पर उसने उस छवि की एक प्रतिलिपि लगाई जिसे उसकी माँ ने उसके लिए शब्दों से चित्रित किया था। बैठी हुई महिला, हाथों में कप, पीछे रोशनी से जगमगाता घर। कोई नहीं जानता था कि वह एमिलिया थी, सिर्फ वह और लूसिया। एक दिन लूसिया ने पेंटिंग को देखते हुए धीरे से टिप्पणी की, वह एक अच्छी इंसान लगती है। और अब्रिल ने जवाब दिया कि वह सबसे अच्छी इंसान थी जिसे उसने जाना था। कई साल बाद वे एक साथ लिस्बन लौटीं। अब्रिल ने लूसिया को वे गलियां, पुस्तक की दुकानें, वे मोड़ दिखाए जिन्हें उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। यात्रा के आखिरी रात अब्रिल ने एक पत्र लिखा। उसने इसे उसी बक्से में रखा जहां एमिलिया द्वारा छोड़ी गई यादें थीं। उसने हस्ताक्षर किए, एमिलिया की बेटी, लूसिया की माँ, जैसे यही उसका असली नाम हो।
उसने यह याद या दोहराने की जरूरत के कारण नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समझा कुछ चीजें हैं जो पीढ़ियों को पार करनी चाहिए। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो विरासत में मिलती है, लेकिन दायित्व के कारण नहीं, बल्कि कृतज्ञता के कारण। लूसिया एमिलिया का नाम जानते हुए बड़ी हुई। वह जानती थी कि वह एक मजबूत महिला थी, विश्वासघात की गई थी, लेकिन जिसने खुद को दर्द से परिभाषित नहीं होने दिया। वह जानती थी कि उसकी दादी ने प्यार को ढाल के रूप में चुना था और अपनी बेटी को बिना शर्त, बिना संकोच के पाला था। हर बार जब अब्रिल को कुछ दर्द होता, वह अपनी माँ के शब्दों को याद करती, हमें परिभाषित करने वाला दर्द नहीं है, बल्कि वह है जो हम बाद में करते हैं। आज अब्रिल इन शब्दों को लूसिया के लिए, अपने लिए दोहराती है और जानती है, उसकी माँ अभी भी वहाँ है, न केवल यादों में, बल्कि प्यार के हर चुपचाप कार्य में जो समय में जारी रहता है।